बच्चों, गोकुल सिंह स्मारक महाविद्यालय सोनावा प्रतापगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी छात्र और छात्राओं का तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन। बच्चों, आज की जो मेरी क्लास है ऑनलाइन वो है बीएड सेकेंड सेमेस्टर, बीएड द्वितीय सेमेस्टर। मैं आपको ये भी बता दूं बच्चों, सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल स्टडीज। याद रखिएगा, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरणीय शिक्षा। और जिसका टॉपिक है आज वो है बच्चों पर्यावरण के पहलू या आयाम, यानी एस्पेक्ट्स और डिमेंशियस ऑफ इन्वायरमेंट। पर्यावरण के विभिन्न पहलू हैं, पर्यावरण के विभिन्न आयाम हैं। मैंने एक डायग्राम बना के रखा है, आइए इस डायग्राम पर आज की ऑनलाइन क्लासेस आप सभी के साथ ले चलते हैं। सभी को पता है बच्चों कि मानव पृथ्वी पर रहता है और अपने दैनिक क्रियाकलाप से जुड़ी सभी चीजें वो पृथ्वी पर ही करता है। परंतु इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, पर्यावरण या वातावरण में पर्यावरण में व्यक्ति चारों ओर जो है वातावरण, व्यक्ति के चारों ओर वातावरण शामिल है। या हम ये कह सकते हैं कि पर्यावरण व्यक्ति के चारों ओर फैला हुआ है, वातावरण व्यक्ति के चारों ओर समाया हुआ है। अतः खगोलीय शास्त्रियों ने, जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं, जितने भी बड़े बड़े खगोल शास्त्री हैं, सभी ने पृथ्वी के बाहरी भाग को 4 भागों में बांटा है। पृथ्वी के जो बाहरी भाग हैं उसके बच्चों मैं आपको बता दूं 4 भाग हैं, और वो चारों पार्ट आपके डायग्राम में बने हुए हैं। पहला है स्थल मंडल, जिसको हम अंग्रेजी में लिथोस्फीयर कहते हैं। दूसरा जलमंडल, जिसको हम अंग्रेजी में हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। तीसरा वायुमंडल, जिसको हम लोग अंग्रेजी में एटमॉस्फेयर कहते हैं। और चौथा है बच्चों जीवमंडल, जिसको हम लोग इंग्लिश में बायोस्फीयर कहते हैं। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर, ये 4 पृथ्वी के बाहरी भाग में बांटा है। कौन? खगोल शास्त्रियों ने। स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। आइए हम आपको डायग्राम पर लेकर चलते हैं। पहला है, देखिए आपके साथ स्थल मंडल। दूसरा इधर लेफ्ट हैंड में देखिए जलमंडल। तीसरा उसके ठीक राइट हैंड में देखिएगा वायुमंडल। बीच का जलमंडल और वायुमंडल और स्थल मंडल का थोड़ा थोड़ा पार्ट निकल करके ये देखिए बीच में जहाँ लाइन खींचा हुआ है वो है जीवमंडल। आज आपको पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं में इन चारों मंडलों को लेकर के चलता हूँ। लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। ये मेरा पहला टॉपिक है बच्चों, स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। मैं आपको एक बार बता दूं, लिथोस्फीयर ये पृथ्वी का भाग है। आप जहां रहते हैं, जिस जगह पर हैं, स्थल मंडल है। मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, ये पृथ्वी का वह भाग है। कौन? स्थल मंडल। लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल पृथ्वी का वह भाग है
जिस पर हम रहते हैं या निवास करते हैं तथा जिस पर पेड़ पौधे भी उगते हैं और जिसके अंदर अनेक बहुत सारे भूगर्भ में प्राकृतिक संसाधन भरा हुआ है, जो मिट्टी, चट्टान और पिछले पदार्थों से ठोस पिंड के रूप में बना हुआ है। और मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, ये संपूर्ण पृथ्वी का तिहाई भाग है। याद रखिएगा, ये संपूर्ण पृथ्वी का तिहाई भाग है, यानी 10 भाग अगर वो है तो 3 भाग स्थल मंडल है। याद रखिएगा, यानी 10 में 3/10 कह सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, शेष 7/10 भाग, 10 में से 3 भाग स्थल मंडल का है और 10 में से 7 का भाग जो है वो बच्चों हाइड्रोस्फीयर का है, वो जल मंडल का है। याद रखिएगा आप सभी, 10 में से 3 पार्ट अगर लिथोस्फीयर है तो 10 में से 7 भाग हाइड्रोस्फीयर जल मंडल है। याद रखिएगा। और अतः हम ये चीज कह सकते हैं आप सभी से कि समस्त बाहरी भूपटल, जिसमें सागर व महासागर, समस्त बाहरी भूपटल जिसमें सागर व महासागर की सतहें भी शामिल है, सागर व महासागर की परतें भी शामिल हैं, सतह भी शामिल है, और स्थल मंडल वही कहलाता है। यानी इसकी मोटाई मैं आपको बता दूं लगभग 50 किलोमीटर है। इसकी जो मोटाई है बच्चों वो 50 किलोमीटर है, मोटी परतों में 50 किलोमीटर मानी जाती है। इसकी जो स्थल मंडल की मोटाई है वो 50 किलोमीटर तक मानी जाती है। स्थल मंडल की सबसे ऊपरी सतह पर, स्थल मंडल की जो ऊपरी सतह है उसकी जो बनावट है और उसकी बनावट और भौगोलिक स्थिति के अनुसार स्थल मंडल की ऊपरी सतह पर बनावट और भौगोलिक स्थिति के अनुसार विभिन्न स्थानों को अलग अलग नाम दिए गए हैं, जो मैं आपको लिए चलता हूं बच्चों। याद रखिएगा, वो नाम निम्नलिखित रूप में आप सभी के साथ है। पहला है स्थल मंडल के अंतर्गत बच्चों मैं आपको बता दूं महाद्वीप। बच्चों स्थल मंडल भौगोलिक और बनावट के अनुसार विभिन्न स्थानों को अलग अलग नाम दिए गए हैं। स्थल मंडल में वो विभिन्न स्थान मैं आपको बताने चल रहा हूं। इसका पहला है कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप। दूसरा है पर्वत, माउंटेन। तीसरा है मरुस्थल, डिजर्ट्स। चौथा है हिजलैंड, द्वीप। याद रखिएगा, स्थल मंडल में ये 4 और नाम हैं जो विभिन्न स्थान दिए गए हैं: महाद्वीप, पर्वत, मरुस्थल, द्वीप। कॉन्टिनेंट्स, माउंटेन, डिजर्ट्स, इसलैंड। आइए मैं आपको महाद्वीप के बारे में, स्थल मंडल के अंतर्गत महाद्वीप के बारे में लेकर के चलते हैं। जो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी के वह बड़े बड़े क्षेत्र, पृथ्वी के वह बड़े बड़े क्षेत्र जो लगभग चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, महाद्वीप कहलाता है। पृथ्वी के
वह बड़े बड़े क्षेत्र जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है महाद्वीप कहलाता है। संसार में, विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं, याद रखिएगा। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से? एशिया नंबर 1, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप, सातवां ऑस्ट्रेलिया। 7 महाद्वीप है, याद रखिएगा। नेक्स्ट माउंटेन। आइए हम आपको पर्वत पर लेकर चलते हैं। पहला मैंने आपको बता दिया, याद रखिएगा बच्चों, स्थलमंडल में पहला था महाद्वीप, दूसरा बच्चों पर्वत, तीसरा मरुस्थल, चौथा द्वीप। आइए, मैंने आपको बताया है महाद्वीप। नेक्स्ट है बच्चों मेरा टॉपिक वो पर्वत। मैं आपको बच्चों लेकर के चल रहा हूं। मैं आपको बता दूं, भूपटल पर आपने देखा होगा कभी, जमीन पर नीचे से ही ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े चट्टानों के टीले खड़े होते हैं, और भूपटल पर ऊंचे उठे हुए भाग से निर्मित चट्टानी स्थानों को पर्वत कहा जाता है। याद रखिएगा आप सभी। नीचे से, जमीन से ही ऊंचे बड़े बड़े टीले से चुंबकदार ठोस में ऐसे परतों में मिट्टी के उठे हुए रहते हैं, पत्थर के टाइप से, वो पर्वत कहलाते हैं। छोटी ऊंचाई वाले भाग पहाड़ी कहलाते हैं। जो छोटी ऊंचाई वाले होते हैं, बड़े बड़े ऊंचाई वाले पर्वत कहलाते हैं। छोटी ऊंचाई वाले बच्चों पहाड़ कहलाते हैं, तथा जिनके ऊपरी भाग नुकीले होते हैं, याद रखिएगा, उन्हें पीक्स कहते हैं। पीक्स माने होता है चोटियां, उन्हें चोटी का नाम देते हैं। और मैं बता दूं, माउंट एवरेस्ट, आपने नाम सुना होगा, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, 8,848 मीटर, तथा कंचनजंगा, आपने नाम सुना होगा, कंचनजंगा की ऊंचाई 8,566 मीटर है, 8,566 मीटर। और ये विश्व में सबसे ऊंचे पर्वत में है, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट पर्वत की ऊंचाई 8,848 मीटर है और कंचनजंगा की 8,566 मीटर। ये विश्व में सबसे ऊंचे पर्वत के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है मेरा टॉपिक मरुस्थल। आइए आपको मरुस्थल के बारे में लिए चलते हैं। भारी रेत से बने, कभी कभी ये परीक्षा में आपकी सवाल भी पूछा जाता है कि शिप ऑफ डिजायर किसे कहते हैं? बताइए, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? बताइए बच्चों, शिप ऑफ डिजायर, मरुस्थल। ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज, याद रखिएगा आप सभी बच्चों। नेक्स्ट है मरुस्थल। आइए हम आपको डिजर्ट पर लेकर के चलते हैं। भारी रेत से बने भूभाग को मरुस्थल, भारी रेत से, आपने रेत देखा होगा बच्चों,
बच्चों आपको मैं बता दूं, भारी रेत से बने भूभाग को मरुस्थल अथवा रेगिस्तान कहा जाता है। भारी भारी रेत के कण से बने भूभाग को या भारी भारी रेत से बने भूभाग को और मरुस्थल अथवा मरुस्थल को रेगिस्तान भी कहा जाता है। और मैं आपको एक बात बता दूं बच्चों, यहाँ पानी की मात्रा, याद रखिएगा, मरुस्थल में पानी की मात्रा, आबादी, वनस्पतियां आदि सभी बहुत कम पाए जाते हैं, या ये कह सकते हैं कि पाए ही नहीं जाते हैं। सहारा तथा थार मरुस्थल, आपने नाम सुना होगा, सहारा तथा थार मरुस्थल। सहारा तथा थार मरुस्थल के उदाहरण है, एग्जाम्पल। आइए नेक्स्ट पर आपको ले चलते हैं, इजलैंड, द्वीप। जो मैं बता दूं, ये ऐसे भूभाग जो चारों तरफ से पानी से घिरे होते हैं। द्वीप एक ऐसे भूभाग हैं जो बच्चों चारों ओर से पानी से घिरे हुए होते हैं, द्वीप कहलाते हैं। आपने नाम सुना होगा श्रीलंका और आयरलैंड। ये ऐसे द्वीप हैं जो चारों ओर पानी से घिरे हैं, श्रीलंका, आयरलैंड। बच्चों आज मैंने आप सभी को लिथोस्फीयर के बारे में बताया, स्थल मंडल के बारे में बताया, जिसके अंतर्गत खगोलीय शास्त्रियों ने स्थल मंडल को भौगोलिक और बनावट की स्थितियों के अनुसार स्थल मंडल को भी 4 भागों में बांटा है, महाद्वीप, पर्वत, मरुस्थल और द्वीप, कॉन्टिनेंट्स, माउंटेन्स, डेजर्ट, इसलैंड। आज मैंने आप सभी को ये चीज बताया। नेक्स्ट है बच्चों मेरा जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। मैं आपको बता दूं बच्चों, जलमंडल में भी बहुत सारे आते हैं, जैसे महासागर, समुद्र, नदियां, झीलें, जलप्रपात, ये सारी चीजें जलमंडल में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बच्चों मेरा जो है लिथोस्फीयर के बाद वो है बच्चों हाइड्रोस्फीयर, जलमंडल। तो आज मैंने आप सभी को स्थल मंडल के बारे में बताया है। मैं आपको बता दूं, जलमंडल की अगर बात करें तो पृथ्वी का वह भाग है, जलमंडल पृथ्वी का वह भाग है जो भूभाग के चारों ओर पानी और बर्फ के रूप में लिपटा हुआ है, जो भूभाग के चारों ओर पानी और बर्फ से लिपटा हुआ है। और ये संपूर्ण पृथ्वी का, मैंने तभी आपको बताया 10 में से 3 भाग अगर स्थल मंडल है तो 10 में से 7 भाग जलमंडल है। यानी ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर 100 में 70% हाइड्रोस्फीयर है, 100% में 70% जलमंडल है। याद रखिएगा बच्चों आप सभी, ठीक है। 100% में 70% जलमंडल है। और मैं आपको बता दूं, और ये 1460 मिलियन घन किलोमीटर की मात्रा में उपस्थित होते हैं, ये जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। और इस पूरी जलराशि का अधिकांश भाग, लगभग 97%, 97% महासागर और समुद्रों में है, जो पीने योग्य नहीं है। अगर मैं भी आपसे एक प्रश्न पूछूं, एक सवाल आता है कि पृथ्वी पर शुद्ध पीने का पानी कितने % है, तो याद रखिएगा 2.5%, 2.5% पानी आपको केवल बच्चों शुद्ध मिलता है। बाकी 97% पानी नदियों, झीलों, सागरों और महासागरों में है, जो पीने योग्य नहीं है। 2.5 से 3% के बीच में आपको केवल शुद्ध पानी पीने के लिए मिले। और शेष 3%, ये 97% जो हैं वो
नदियों, महासागरों, जलप्रपातों, झीलों में ये सभी हैं जो पीने योग्य नहीं है। शेष 3% जो बचा वो शेष 3% पानी नदियों, याद रखिएगा, झीलों, भूगर्भ में, भूगर्भ मतलब जमीन के अंदर, और ध्रुवों में, ध्रुव पर पर्व के रूप में भी है, और वायुमंडल में पानी की वाष्प के रूप में उपस्थित है। यही 3%, जिसमें से भी वाष्पीकरण, इवेपोरेशन तथा निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन, ये क्रिया के फलस्वरूप, याद रखिएगा, ये सभी क्रिया के फलस्वरूप जल पृथ्वी से उड़ जाता है तथा मात्र 37,500 घन किलोमीटर, यानी हम ये कह सकते हैं 0.0025 पीने योग्य पानी शेष रह जाता है। मैंने भी आपको बताया कि पृथ्वी पर 97% पानी पीने योग्य नहीं है, लेकिन 3% बच्चों पानी जो है, जो 2.5 से 3% है, वो शुद्ध पानी पीने के लिए आप सभी को मिलता है। याद रखिएगा बच्चों। और जलमंडल के अंतर्गत महासागर, समुद्र, नदियां, झीलें और जलप्रपात ये सभी है। लेकिन नेक्स्ट टर्म में मेरा जब आएगा मैं आपको इसके बारे में लेकर के चलूंगा। तब तो बच्चों थैंक यू, नमस्कार। इसको उतार लीजिएगा, आप सभी नहीं भूल जाएंगे बच्चों। ये जो फिगर है वो उतार लीजिएगा आप सभी।